सॉल्यूशन 96 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 की जो ये भाग 2 की सीरीज़ परीक्षा मंथन की लाई गई है, इसकी जो है मतलब राष्ट्रीय मुद्दा जो है, इसका राष्ट्रीय मुद्दा पर जो वीडियो है इसकी पहली सीरीज़ में ला चुका हूँ। इसी तरह से इसकी सीरीज चलती रहेगी। ठीक, आप लोग विशेष रूप से इसका देखें। स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग बिहार से पहले मैं बता चुका हूं। अब जो है आपको यह ध्यान देना है, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार की रैंकिंग पूछी जा रही है, तो बिहार से जो जुड़े प्रश्न है वो करंट अफेयर्स इतिहास सेक्शन में, तो करंट अफेयर्स का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यहाँ से फिर हम देखना शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि स्वच्छता सर्वेक्षण यानी 20 नवंबर 2021 को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा क्या हुआ। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मतलब स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग बिहार में 17वां स्थान। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण की जो रैंकिंग है 2021 के अनुसार, जो कि शहरी एवं हाउस होल्ड मिनिस्ट्री जो है, मतलब अर्बन एंड हाउस होल्ड मिनिस्ट्री के द्वारा जो भारत सरकार के द्वारा जारी की, इसमें बिहार का स्थान केम्मा है 17वां। सीधे तौर पर सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा जाता है। नागालैंड के साथ याद रखिएगा 17वां स्थान है। तो कहेगा बिहार के अलावा अन्य कौन सा राज्य है जो 17वां स्थान पर है, तो नागालैंड है। पिछले वर्ष याद रखिएगा 24वां स्थान था। कौन सा स्थान था? 24वां। ठीक है, चलते हैं आगे। विदित हो कि 10 लाख की आबादी पर 10 लाख का आबादी वाला जितना शहर है, 10 लाख की आबादी वाले शहरों में सूची में 48 शहरों में बिहार की राजधानी पटना को जो है 44वां रैंक प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, 10 लाख प्लस जनसंख्या वाले नगर में जो है 48 शहर की सूची बनाई गई थी, जिसमें 44वां स्थान पटना को प्राप्त हुआ था। पिछली बार इसमें 47वां था, याद रखिएगा, जो लगभग लास्ट था। इस बार एक शहर बढ़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले सिटीजन में फीडबैक कैटेगरी में पटना का सुपौल जिला जो है देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। फीडबैक कैटेगरी में यानी अगर जायजा लिया गया कि शहर की कैसी स्थिति है पहले की तुलना में, या शहर में कितना विकास हुआ है, तो इस सब की तुलना में जो है बिहार का सुपौल जिला पहला स्थान पर रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। गंगा के किनारे 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में कौन सा है? तो याद रखिएगा, गंगा किनारे 1 लाख से अधिक आबादी वाले में मुंगेर है दूसरे स्थान पर, राजधानी पटना तीसरे स्थान पर, और पहले स्थान पर बनारस है, मैं जो बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। गंगा किनारे 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में सोनपुर का स्थान है। या ये पूछा जा सकता है, सोनपुर का चौथा स्थान है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में अगर पूछा जाएगा तो आप कहिएगा कौन सा है? सोनपुर। ठीक है, ये तो मैं बता चुका हूँ कि बहुत मतलब बताऊँगा कि बहुत दुखद और मतलब बहुत बुरा दिन था वो भारत के लिए, जो हमारे CDS महोदय जो जनरल बिपिन रावत थे, प्लेन क्रैश में मारे गए थे। तो 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में MI-817 जो है, इसकी श्रृंखला का सबसे उन्नत हेलीकॉप्टर जो था, 17वीं और 5वीं जो थी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें CDS बिपिन रावत समेत 14 लोग सवार थे। एक कैप्टन जरूर बचे थे, ग्रुप कैप्टन, लेकिन वह भी जिंदा नहीं रहे। 1 सप्ताह बाद वो भी मर गए। दुर्घटना में भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बिपिन रावत की मृत्यु, उनकी पत्नी जो मधुलिका रावत थी, उनके समेत 11 सैन्यकर्मी भी उसमें सवार थे, मारे गए। ठीक, जबकि देवरिया उत्तर प्रदेश का वही ग्रुप कैप्टन जो है वरुण सिंह, अगस्त 2021 में शौर्य चक्र से जिसको सम्मानित किया गया था, एकमात्र जीवित बचा था, पर 15 दिसंबर को वो भी बेचारा मर गया। ठीक है, चलते हैं। MI-17 की 5 हेलीकॉप्टर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट बता देते हैं। 1975 से भारत सरकार के पास यह है हेलीकॉप्टर, और सोवियत रूस के द्वारा जो है यह हेलीकॉप्टर भारत सरकार को दिया गया है। ठीक है, 230 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है, उड़ पाने में सक्षम है, और मैक्सिमम स्पीड जो है आप इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं, तो मैक्सिमम स्पीड जो है इसका यह है 250 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 6000 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये 1180 किलोमीटर की दूरी पर एक बार में उड़ पाने में सक्षम, यानी ओवरऑल अगर कहिएगा तो एक बार में जो है ये कितना उड़ सकता है, तो 1180 किलोमीटर तक यह जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे। 36 जवानों के साथ 4500 किलोग्राम, यानी 36 जवान के अलावा 4500 किलोग्राम का आप इसमें राइफल, बंदूक, गोली जो भी ले जा सकते हैं। ठीक है, युद्ध प्रसाधन की सामग्री या अन्य राहत सामग्री भी आप ले जा सकते हैं। ठीक, 6000 किलोमीटर तक उड़ पाने में सक्षम है, आप पहले भी जान चुके हैं, और 1180 किलोमीटर की दूरी एक बार उड़ पाने में सक्षम। 36 जवानों के साथ 4500 किलोग्राम ढोर पाने में सक्षम है। 60 से अधिक देश, 12,000 से अधिक MI-17 का जो है अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। परिसीमन आयोग जो है अभी चर्चा में है, तो परिसीमन आयोग के बारे में हम जानते हैं कि यह जो है
कि जम्मू कश्मीर में 6 कश्मीर घाटी के लिए एक अतिरिक्त सीट का प्रावधान किया गया है। तो अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने क्या किया है, आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया। आप लोग जानते हैं बीपीएससी से प्रश्न पूछ चुकी है कि राज्यसभा में जो है यह कब पारित किया गया था, 65वीं 66वीं, इसमें दोनों में आ चुके हैं इससे प्रश्न। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा जो है यह समाप्त कर चुका है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। इसके बाद जो है वहाँ सरकार बनाने की या विधि व्यवस्था की बात लोकसभा में चल रही थी या संसद में चल रही थी। तो यह प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाती है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा में कुल 83 सीटों को बढ़ा करके अब 90 कर दिया गया, 7 सीटें बढ़ेंगी। 7 सीटें में जम्मू में जो पहले 43 सीटें थी, पहले 37 सीटें थी, उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 43, यानी 6 सीटें यहाँ बढ़ी हैं। और कश्मीर में जो है 47, जो पहले 46 सीटें थी, एक बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिसको पाकिस्तान के नियंत्रण वाला कश्मीर कहते हैं, ठीक, इसमें क्या हुआ है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में 24 सीट पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर के लिए क्या है, रिजर्व रखा गया हो। ठीक ना, चलते हैं आगे। यानी भारत अगर भविष्य में इसे अपना क्षेत्र बनाएगा तो यहाँ जो है 24 सीट का, फिर इसमें 24 सीट की वृद्धि कर दी जाएगी। ठीक है, उल्लेखनीय है कि परिसीमन आयोग, परिसीमन जो है या परिसीमा किसी देश के या राज्य में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन में जो है सीमाओं का निर्धारण करने की प्रक्रिया है। यानी आपको बताया जाएगा कि मतलब सीट कैसा है, यहाँ वहाँ कितनी दूर की जनसंख्या जो है इस परिसीमन में आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। आगे है, यहाँ यही ध्यान देने वाली बात है कि लगातार आप जो है इससे जुड़े रहिए। ठीक, तो जुड़े रहने के बाद क्या होगा कि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति में क्या है कि नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीज, इसमें ध्यान देना है कि हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सबसे पहले इस रिपोर्ट को जारी करती है। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 को मंजूरी दे दी गई है। इसमें देखिए क्या क्या आता है दुर्लभ बीमारी में। WHO दुर्लभ बीमारी को आजीवन बीमारी या विकृति के रूप में परिभाषित करता है। कहेगा दुर्लभ बीमारी क्या है, कहेगा वैसी बीमारी जो आजीवन रहती है या विकृति जो आजीवन रहती है, जिसकी व्यापकता प्रति 1000 लोगों की आबादी पर में 1 या उससे कम रहती है। यानी प्रति 1000 आबादी पर जो है 1 या उससे कम जो है आपको विकृत जो है बीमारी से पीड़ित मिलेगा या आजीवन बीमारी से पीड़ित मिलेगा। इस तरह से WHO के आंकड़ों के अनुसार दुर्लभ रोग निकाला जाता है। ठीक है, या सीधे तौर पर यह जो है बेसिक फैक्ट में भी पूछा जा सकता है, दुर्लभ रोग है। ठीक ना, तो इसमें अगर दे दिया जाएगा जो आजीवन बीमारी या विकृति के शिकार हैं, ठीक ना, इसका मापन जो है प्रति WHO के अनुसार इसका मापन जो है प्रति व्यापकता जो है प्रति 1000 लोगों पर 1 या उससे कम में रहती है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है, चूँकि अब जो है फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नीति आयोग में प्रमुख प्रावधान क्या है, तो लक्ष्य दवाओं के स्वदेशी अनुसंधान और स्थानीय उत्पादों पर ध्यान देना। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि दुर्लभ रोगों के उपचार में लागत को कम करना, शुरुआती चरणों में दुर्लभ रोगों की स्क्रीनिंग करना। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ है नीति के अनुसार दुर्लभ बीमारियों का वर्गीकरण। देखिए इसमें 3 प्रकार की बीमारी को कैटेगराइज किया गया है। एक बार के उपचार में ठीक होने वाले, दूसरा दीर्घकालीन या आजीवन उपचार की आवश्यकता, तीसरा ऐसी बीमारी जिनके लिए निश्चित उपचार उपलब्ध हैं लेकिन इसकी प्रमुख चुनौतियां लाभ के इष्टतम रोगी के चयन और बहुत अधिक लागत और आजीवन चिकित्सा है। ठीक है, चलते हैं आगे। कृषि कानून वापसी बिल, ठीक, बहुत चर्चा में है और अंत में किसानों ने अपने आंदोलन के जरिए भारत सरकार को मानने पर विवश कर दिया। तो नवंबर 2021 में तीनों विवादित कृषि कानून जो थे इनको समाप्त कर दिया गया। अब देखिए कि क्या कानून थे, ज़्यादातर आदमी को इसकी जानकारी नहीं होगी विवादित कृषि कानून था क्या। तो सबसे पहला फैक्ट है इसमें कि कृषि उपज एवं वाणिज्यिक व्यापार अधिनियम 2020। अभी तक किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। किसानों हेतु अधिसूचित कृषि उत्पादन विभाग, जिसको APMC कहते हैं, ठीक ना, यानी मंडियों में, इसी को मंडी कहा जाता है, सरकारी मंडी, ठीक ना, तो उपज बेचने का विकल्प था। यदि उपज बाहर बेची जाए तो इस पर कई तरह के प्रतिबंध थे। ये इसके कारण जो है किसानों को ज़्यादा आमदनी नहीं हो पाती थी। राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत लाइसेंसधारियों को अपनी उपज बेचनी पड़ती थी इस अधिनियम के द्वारा, जिससे लाभ किसान को होता नहीं था। ठीक, तो APMC में जब मतलब बेचने के लिए विवश हो जाएगी तो वहाँ क्या होता था कि पहले किसान जाते थे, जो है पूर्व में रेट जो है ले जाने के बाद जो है वहाँ पर रेट कम कर दिया जाता था। किसान की मजबूरी होती थी, वहाँ उनको बेचना पड़ता था।
तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि किसानों को ये लगा कि ये नए बिल से जो उन्हें कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। ठीक, इस अधिनियम के द्वारा इन प्रतिबंधों को ख़त्म कर दिया गया। ठीक, अब किसान किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम राज्य कृषि विपणन कानून के अंतर्गत बाजारों के बाहर अवरोध युक्त अंतर्राज्यीय राज्य के अंदर वाणिज्य को बढ़ावा देगी। ये बहुत बड़ी बात है। अब जो रजिस्टर्ड जो लाइसेंसधारी थे मंडियों के, जो जिसको आड़ती कहते हैं, तो उनके जगह पर जो है अब कहीं भी ये लोग बेच पा सकते हैं। इसके लिए कृषि ऐप है जिसके जरिए आप फसल को आसानी से बेच सकते हैं। मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता, जिसको बंदोबस्ती या सुरक्षा कानून कहते हैं, कृषि सेवा अधिनियम 2020 ध्यान देने योग्य बात है। इसमें देखिएगा क्या क्या है। द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 क्या है, ये दूसरा कानून था। भारतीय किसानों के पास बहुत सारे जोखिम होते हैं, मसलन किसानों की छोटी छोटी जोत यानी सीमांत जोत जिसको कहते हैं, जिसको 1 एकड़ से कम कहा जाता है, मौसम पर अत्यधिक निर्भर। ये जानते हैं कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। कई बार बाजार की अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। इस विधेयक के माध्यम से किसी कृषि उत्पाद के उत्पादन या पालन से पूर्व कृषि समझौता किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है कृषक अपने कृषि उत्पादों को स्पॉन्सर तक आसानी से बेच सकें। ठीक है, स्पॉन्सर से व्यक्ति, पार्टनरशिप, फर्म, कंपनी, लिमिटेड, इन सभी को जो है लायबिलिटी, इसके बारे में क्या है कि इन सभी को ग्रुप्स, सोसाइटी जो इसमें शामिल है, उसको दायित्व समझौते की अवधि के अनुसार एक फसल मौसम या अधिकतम 5 वर्ष तक की होगी। अब इसके कुछ बेसिक फैक्ट हम आपको बता देते हैं। क्या है कि भारत में यह नीति लाई गई थी कि जो भी कृषक होंगे उन्हें पूर्व में जो है पैसा कोई कंपनी या स्पॉन्सर देगी, उत्पादन होने के बाद पूरी सुरक्षा की गारंटी देगी, फसल का बीमा किया जाएगा। ठीक, और लाभ का निर्धारण करने के बाद जो है फसल वह निश्चित कंपनी उससे ले लेगी। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे देखिए, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। याद रखिएगा 3 प्रकार के बिल में आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम बिल की भी चर्चा की जाती है। इस संशोधन के अंतर्गत अकाल, युद्ध आदि असामान्य परिस्थितियों के कारण कीमत में अत्यधिक जो वृद्धि होती है, प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थिति में कुछ निर्दिष्ट कृषि उपजों की आपूर्ति, भंडारण या कीमत नियंत्रण किए जाने का प्रावधान किया जाता है। इस अधिनियम में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू जैसी वस्तुओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया गया। यानी इसमें ऐसा था कि कोई इमरजेंसी अगर वस्तु है जिसके कारण जो है मूलभूत जो है जीवन पर व्यापक असर पड़ सकता है, उसको क्या किया गया है कि इस आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम से बाहर कर दिया गया, ताकि लोगों को आसानी हो सके और वो जो है मतलब ज़रूरी वाला जो फसल है या ज़रूरी वाला जो चीज़ है, ज़रूरी वाली वस्तु जो है वो आसानी से लोगों तक पहुंच सके। ध्यान रखिएगा। ठीक, चलते हैं आगे। अब देखिए नए कृषि कानून से लाभ क्या क्या था, मेरिट और डिमेरिट दोनों देखना होगा। कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को राज्य की पीएमसी ठीक की रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर फसल बेचने की आज़ादी हो। तो बहुत बड़ी बात है। ठीक, ऐसे रजिस्टर्ड होते थे और उसी में बेचना पड़ता था, किसानों को ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था। इसमें किसानों की फसलों को एक राज्य से दूसरे राज्यों में बिना किसी रोक टोक को बढ़ावा मिलेगा फसल में, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। बिल में मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर कम खर्च करने की बात की गई थी। ठीक, तो ट्रांसपोर्टेशन का एक ऐसा कृषि ऐप पर बनाया गया है जिसके जरिए आप ट्रैक्टर से लेकर के भारी जो है ट्रक, ये सब के जरिए आप आसानी से वहाँ ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और आपके घर तक जो है या आपके खेत तक वो पहुँच जाएगा और आप आसानी से दूसरे जगह फसल बेच सकते हैं। इस नीति में यह बात कही गई थी। ठीक, अब देखिए क्यों केंद्र सरकार को पीछे हटना पड़ा, देखिए इसका क्या क्या वजह था। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब विधानसभा चुनाव था। विशेषकर यूपी में मजबूत किसान आंदोलन से जाट समुदाय में नाराजगी से वोट बैंक का खतरा था। ये तो राजनीतिक कारण हो गया। ठीक, उपचुनाव को झटका हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में करारी शिकस्त के बाद जमीनी स्तर पर सरकार को नाराजगी का एहसास हुआ। ठीक है, तो लखीमपुर कांड, किसानों पर कार चढ़ाने की घटना से जो है लखीमपुर कांड में बहुत बड़ी सरकार की बदनामी हुई। घटनास्थल पर गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र की मौजूदगी में ही किसानों पर गोलियां चलाने की पुष्टि हुई। उसके बाद दिया है अपनों का बढ़ता विरोध। मणिपुर के राज्यपाल जो थे सत्यपाल मलिक ने सीधा मोर्चा खोल दिया। सांसद वरुण गांधी ने भी इस विषय पर तीखा हमला बोला। ठीक है, तो ये सारे राजनीतिक कारण हैं।
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि को धक्का लगा, किसान आंदोलन के कारण जो है वर्तमान सरकार की छवि पर धक्का लगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पीएम मोदी की छवि को धक्का लगा। कई देशों ने सार्वजनिक तौर पर किसान आंदोलन को निपटाने में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। तो ये तो हो गया फैक्ट जिसके कारण किसान आंदोलन को वापस लिया गया। ठीक है, अब देखिए एमएसपी गारंटी कानून बनाने तक आंदोलन जारी रहेगा। अब देखिए क्या है इसमें, स्वामीनाथन समिति की सिफारिश की बात की गई थी। ठीक है, देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून को वापस ले लिया गया, जिसका ऊपर में हम अभी जिक्र कर चुके हैं। लेकिन किसान संगठन अभी भी आंदोलन को खत्म करने को राजी नहीं है। किसान आंदोलन की शुरुआत भले ही 3 कृषि कानून को समाप्त करने के लिए हुई हो, लेकिन बाद में इसमें न्यूनतम समर्थित मूल्य की गारंटी की भी मांग जुड़ गई। ठीक है, संयुक्त किसान मोर्चा, इसमें किसानों की आय दुगुने करने की जगह पर सरकार का यह मानना है कि अगर किसान को सुविधा दी जाएगी, उन्हें बीमा दिया जाएगा, फसल बीमा दिया जाएगा, उन्हें बैंक से सस्ते लोन मुहैया कराए जाएंगे, या उन्हें गुणवत्तापूर्ण बीज दिया जाएगा, या सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी, तो ऑटोमेटिक है या आसान बाजार दिया जाएगा, तो यह तय है कि किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। परंतु किसान जो है वो एमएसपी के मूल्य से जुड़े गारंटी की मांग करते हैं, ताकि उन्हें जो है एक निश्चित भाव पर हर समय बेचने की बात हो सके, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। ठीक है, संयुक्त किसान मोर्चा, सरकार एमएसपी की गारंटी देने के लिए कानून बनाए। जब तक कानून नहीं बनाया जाता हम आंदोलन जारी रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको एमएसपी कहते हैं, को और प्रभावी बनाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। ठीक, कमेटी में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि, किसान और कृषि वैज्ञानिक अर्थशास्त्री होंगी। कमेटी 0 बजट, खेती और किसानों के हित में निर्णय लेगी। ठीक है, चलते हैं। क्या है एमएसपी, आप लोग को उत्सुकता होगी जानने की। ठीक है, तो एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक तरह का गारंटी कीमत है जो किसानों को उनकी फसल पर मिलती है। अगर बाजार में उस फसल की कीमत कम भी होगी तो उस फसल की जितनी एमएसपी होगी वह किसानों तक मिलेगी। अब देखिए सरकार को एमएसपी लाने की क्यों जरूरत हुई। आप जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी है और समाजवादी मॉडल होने के कारण हमारे पास पीडीएस सिस्टम चलता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या ऐसा अनाज का दाम कभी ना बढ़े, सरकार यही कोशिश करती है। चूँकि गरीबी उस दिन और बढ़ जाएगी जिस दिन अनाज की कीमत अतिशय बढ़ गई। तो इसलिए सरकार क्या करती है इसके लिए कि किसानों को जो फसल किसान तैयार करते हैं उसके लिए एक मतलब एफसीआई के द्वारा एक मूल्य तय किया जाता है, जिसको न्यूनतम समर्थित मूल्य कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कम से कम इतने दाम पर सरकार हमेशा लेने के लिए तैयार होगी, चाहे बाजार मूल्य कुछ भी रहे। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर से पुराने ढर्रे पर देश का लौटना या कृषि क्षेत्र, यूं ही तीनों कानून फिलहाल लंबित ही थे, लेकिन अब इनकी वापसी के फैसले के बाद यह तय हो गया है कि खेती बाड़ी पुरानी पटरी पर ही चलेगी। कृषि उत्पादों के व्यापार, जिन्सों और अंतर्राज्यीय आवाजाही पर पहले वाले प्रतिबंध प्रावधान लागू हो जाएंगे। स्थानीय मंडियों में कानून के मकड़जाल और आड़तियों का हस्तक्षेप जारी रहेगा। तो वो जो आड़तियों के लिए या बाहर में बेचने के लिए सुविधाजनक बना रही थी, अब क्या रहा कि इससे क्या होगा कि स्थानीय स्तर पर जो भी कृषक उत्पाद बेचते हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, विशेषकर आड़ती जो हैं बहुत फायदेमंद रहेंगे। ठीक, निजी मंडी के प्रस्ताव, कृषि उपज की बिक्री के लिए सरकार मंडियों के साथ प्राइवेट मंडियों की स्थापना, कारोबार में प्रतिस्पर्धा का रास्ता खुल गया है। इसके मद्देनजर देश में करीबन 500 प्राइवेट कृषि मंडियों के खुलने का प्रस्ताव तैयार हो गया है। सहकारी संगठन नैफेड ने 200 से अधिक मंडियों का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया। ये पूछेगा कि नैफेड का संबंध क्या है, तो कह दीजिएगा कि यह एक सहकारी संगठन है जो कि कृषि से संबंधित मंडियों या कृषि से संबंधित अन्य उत्पाद की देखरेख करता है। ठीक है, आधा दर्जन कृषि मंडियों का काम चालू भी हो चुका है। सरकार ने इस फैसले पर इन मंडियों को कम प्रभावित जरूर होगा, लेकिन मंडियों को बंद करने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, चलते हैं आगे है कि अब सरकार कर सकती है इसमें सुधार का रुख। देखिए क्या क्या हो सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर तो आप कर नहीं सकते क्योंकि इसका व्यापक विरोध हो रहा है। वैसे अब आगे सरकार जो है ठोस कृषि सुधारों को अंजाम दे सकती है। इसमें यूरिया की कीमत को नियंत्रण मुक्त, फर्टिलाइजर, पानी, बिजली, इनपुट सब्सिडी, नगद ट्रांसफ़र जिसको डायरेक्ट बेनिफिट कहते हैं, खुली खरीद को बंद करके जो है कीमतों की जगह न्यूनतम आय गारंटी जैसी सुरक्षात्मक कदम उठाई जा सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर आड़ती को आप कोई चीज़ देते हैं तो फिर वो स्टॉक कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि कभी कभी शॉर्टेज होने पर वह बहुत ज़्यादा दाम में बिकने लगता है। इससे क्या होता है, लोगों को परेशानी होती है। और सरकार यह चाहती है
कि इससे किसान को तो मुनाफा नहीं होता है, बीच में आड़ती बेवजह के बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। तो इससे जो है राहत के लिए किसानों को जो राहत के लिए सरकार को चीज़ों में सुधार लाया जाएगा और न्यूनतम आय गारंटी उठाई जाएगी और खुली खरीद पर क्या किया जाएगा, रोक लगाया जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ ध्यान देना है, अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ध्यान देना है, उत्तर प्रदेश में ये होगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 16 नवंबर 2021 को सुल्तानपुर के करवल खीरी में 340.8 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। विदित हो कि इसका शिलान्यास दिसंबर 2016 में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किया जाना है, जिसका पुनः शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जुलाई 2018 में किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये सब ध्यान रखना है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कब से शुरू हुआ है, 16 कब किया गया था शुरू, 2021 में। कहाँ से शुरू हुआ है, तो सुल्तानपुर करवल खीरी में। अभी जो यूपी SSC आ रही है उसमें उत्तर प्रदेश के सवालों पर विशेषकर जोर देना है, तो ये आपको याद रखना है कि जो है हमेशा इससे प्रश्न जरूर रहेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। विदित हो कि इसका शिलान्यास दिसंबर 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा चुका है, जिसका पुनः शिलान्यास 2016 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू किया गया था, लेकिन फिर से नरेंद्र मोदी के द्वारा जुलाई 2018 में इसको शुरू किया गया। यह एक्सप्रेसवे चांद सराय लखनऊ से शुरू होकर हैदरिया गांव गाजीपुर में समाप्त हो जाएगी। ये लोकेशन पूछ सकता है कि कहाँ से शुरू होगी, कहाँ समाप्त होगी, सभी परीक्षा में ध्यान रखना है। विदित हो कि यह एक्सप्रेसवे 6 लेन है। कैसा है, 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, गौरतलब है कि इस एक्सप्रेसवे की निर्माण लागत लगभग 22,500 करोड़ रुपए। कितना है, 22,500 करोड़ रुपए। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 जिला लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर से होकर गुजरेगी, जिस पर सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी भी मौजूद होगी। ठीक है, अब जितना भी एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है उसे इमरजेंसी, युद्ध के समय इमरजेंसी के लिए उसमें क्या किया जा रहा है, हवाई पट्टी भी बनाई जा रही है। ठीक ना, ताकि अगर युद्ध के दौरान जो है सारे अगर मतलब जितने जाने पहचाने हवाई पट्टी को अगर नष्ट भी कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में एक्सप्रेसवे के जरिए जो है फाइटर प्लेन को उड़ाया जा सकता है। ठीक, उल्लेखनीय है कि एक्सप्रेसवे मौजूदा आगरा लखनऊ और आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़कर एक औद्योगिक गलियारा बनाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं तक कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी जोन है वह इंडस्ट्रियल एरिया है और पूरब में खेती ज़्यादातर होती है। तो ऐसी स्थिति में दोनों को इंटरकनेक्ट से क्या होगा, औद्योगिक धंधे, कल कारखाने और कृषि उत्पाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलते हैं। आयुष्मान भारत अवसंरचना मिशन। ठीक है, आगे चलें। तो अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए देश की सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में एक आयुष्मान भारत अवसंरचना मिशन, जिसको आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन कहते हैं, ठीक ना, का शुभारंभ किया। इस मिशन का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से शहरी ग्रामीण क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों में गंभीर देखभाल सुविधाओं, प्राथमिक देखभाल के बीच अंतराल को भरना है। तो आप जानते हैं कि कोविड के बाद जो है भारत की स्वास्थ्य स्थिति काफ़ी लचर है, पता चला, क्योंकि वैश्विक महामारी या देश स्तर पर किसी व्यापक महामारी से निपटने के लिए भारत अभी उतना सक्षम नहीं बना है। तो इसको देखते हुए भारत सरकार जो है आयुष्मान भारत अवसंरचना मिशन शुरुआत कर रही है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि इसके माध्यम से देश में 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिलों में विशिष्ट क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक के माध्यम से क्रिटिकल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जबकि शेष जिलों में रेफरल सेवाओं के माध्यम से कवर किया जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल और रेफरल दोनों सिचुएशन में जो है, दोनों सिचुएशन को ध्यान में रखा गया। ठीक है, चलते हैं। इस योजना को विशेष रूप से चिन्हित कर 10 राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र, इसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहते हैं। इसके अतिरिक्त सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये याद रखना, ये आंकड़ा पूछा जा सकता है, क्योंकि देखती है स्टेट PCS या कोई भी सरकार कि आप कितना ध्यान देते हैं। हाँ, तो ऑप्शन में इस तरह से कोई भी आंकड़ा नहीं रहेगा जिसके कारण आप दिक्कत में रहिएगा। ऑप्शन में अगर 17,788 दिया हुआ है तो अन्य आंकड़े 12,000, 13,000, 15,000 रहेंगे, यानी अगर आपने देखा भी है तो उसे आसानी से आप करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। CBI और ED के
निदेशालयों के कार्यकाल बढ़ाने हेतु आदेश। अब देखिए क्या है इसमें फैक्ट। नवंबर 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2 अध्यादेशों केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल को 2 साल बढ़ाकर 5 साल करने की मंजूरी दे दी। ठीक है। अध्यादेश के अनुसार सीबीआई और ईडी निदेशकों का कार्यकाल अब 2 साल के अनिवार्य कार्यकाल को के बाद 3 साल तक बढ़ाया जाएगा। ये पूछा जा सकता है सीधे तौर पर प्रश्न कि मतलब ईडी का जो है ये कार्यकाल कितने दिन का बढ़ाया गया, सीबीआई का कितना बढ़ाया गया, या पहले कितना था, पहले 2 वर्ष था, अब बढ़ा करके 3 साल कर दिया गया। ठीक है। चलिए, इस अध्यादेश के अनुसार निदेशकों को उनकी नियुक्ति के लिए गठित समिति के द्वारा मंजूरी के बाद 3 साल के लिए 1-1 साल का विस्तार किया गया। ठीक है। संशोधित कानून का देखिए क्या विशेषता है। सीबीआई निदेशक के कार्यकाल में परिवर्तन हेतु दिल्ली विशेष पुलिस बल की स्थापना अधिनियम 1946 में क्या किया गया, संशोधन किया गया है। ठीक है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी निदेशक के कार्यकाल में परिवर्तन हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग 2003 में संशोधन किया गया। ठीक है। आगे चलते हैं। मूलभूत नियम 1922। ठीक। कार्मिक मंत्रालय द्वारा कार्यकाल परिवर्तन सूची में 2 अन्य पदों को शामिल करने के लिए मूलभूत नियम 1922 में संशोधन करने का आदेश दिया गया है, जिससे इनकी सेवाओं को जनहित में 2 साल तक निर्धारित कार्यकाल 2 साल की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। चलिए, खासी उत्तराधिकार संपत्ति विधेयक। हाल ही में मेघालय राज्य की एक जिला स्वायत्त परिषद खासी उत्तराधिकार संपत्ति विधेयक 2021 पेश करने की घोषणा की गई है। इस विधेयक का उद्देश्य खासी समुदाय के भाई बहनों के बीच पैतृक संपत्ति का समान वितरण करना है। ठीक है। चलते हैं आगे। विधेयक के उद्देश्य एवं लक्ष्य। माता पिता की संपत्ति का भाई बहनों के बीच समान वितरण होगा। ठीक है। माता पिता को यह निर्णय लेने का अधिकार होगा कि वे अपनी संपत्ति विरासत में किसको देना चाहते हैं। भाई बहनों में किसी के द्वारा गैर खासी व्यक्ति से विवाह करने पर, जीवन साथी के रीति रिवाज और संस्कृति को स्वीकार करने पर, पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिए जाने पर रोक लगाई गई है, चूंकि यह उनका पर्सनल मामला है। ठीक है। उल्लेखनीय है कि यदि यह प्रस्तावित विधेयक लागू कर दिया जाता है तो यह खासी जनजातियों की सदियों से चली आ रही मातृवंशी विरासत प्रथा में परिवर्तन करना होगा। ठीक है। चलते हैं आगे। तो याद रखिएगा कि भारत में कुछ जनजाति ऐसे हैं जिनमें मातृवंशीय परंपरा विद्यमान है। कौन सी परंपरा विद्यमान है? मातृवंशीय परंपरा विद्यमान है, जिसमें जो है केरल की एजवा, कर्नाटक की बुस्तव, बिल्लावा, खासी और गारो, ये सभी जनजाति में क्या है, मातृसत्तात्मक व्यवस्था मौजूद है। आपको याद रखना है। ठीक है। केरल की एजवा जनजाति। ठीक। चलते हैं आगे। रेजांगला वॉर मेमोरियल। ये देख लीजिए, ये अंतिम टॉपिक होगा आज का और इसको आप ध्यान से देखिए। 18 नवंबर 2021 को रेजांगला वॉर मेमोरियल के बरसी पर रेजांगला में पुनर्निर्मित वॉर मेमोरियल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उद्घाटन कर रहे हैं। विदित हो कि यह स्मारक लद्दाख के चुशूल में लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक। आगे इसके बारे में बताते हैं। उल्लेखनीय है कि 18 नवंबर 1962 को रेजांगला में चीन से युद्ध के दौरान 13 कुमायूं रेजिमेंट के मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय सेना चार्ली कंपनी के 114 जवानों ने लगभग 2000 चीनी सैनिकों का बहादुरी से सामना किया और इसमें 98 सैनिक जो हैं शहीद हो गए। ये कहेगा कि हाल ही में रेजांगला वॉर मेमोरियल की शुरुआत कहाँ की गई है या किसने की है, तो ये दोनों प्रश्न पर ध्यान देना है कि रेजांगला वॉर मेमोरियल की शुरुआत जो है ये राजनाथ सिंह ने किया है और लद्दाख के चुशूल में शुरुआत हुआ है। ठीक है। चुशूल में। ठीक है। चलते हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध से संबंधित है यह। ठीक। और कौन थे इसके कैप्टन? ये थी शैतान सिंह, कुमायूं रेजिमेंट के मेजर थे शैतान सिंह। ठीक है। तो आगे जो हम इसी तरह लेकर आएंगे। आगे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, इन सब पर ध्यान देना है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादातर शेयर करिएगा, क्योंकि इससे जो है आपके जितने सहयोगी हैं वे भी जान पाएंगे। इनका डिस्कशन करिएगा और इस किताब को एक बार खरीद कर आप पढ़ लीजिएगा। इसके कुछ बेसिक फैक्ट जो हैं बहुत ज़्यादा कारगर हैं, जो कि मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है। धन्यवाद। आगे बने रहिए। ठीक। परीक्षा तक लगातार मेहनत करते रहिए, ज़रूर सफल होंगे।